नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया हुआ है। यह शुरू किया हुआ है शब्द का उपयोग इसलिए है क्योंकि यह पूरा नहीं हुआ है। हम और आपने शुरुआती जब जानकारी प्राप्त की थी तब कहा गया था कि एक रात 1:30 के अराउंड भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर पूरा कर दिया है। लेकिन फिर रक्षा मंत्री दिन में आते हैं और आज दिन में आकर कहते हैं कि यह टू बी कंटिन्यू है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकियों को बचाने के लिए भारत पर रिटेलिएटरी कार्रवाई की, बदले की कार्रवाई की, और बदले का जब इन्होंने शुरुआत की है तो फिर बदला तो स्कोर सेटल करके ही किया जाएगा। आपको याद होगा मैं अपने पुराने सेशन में कल भी आपसे यही कहकर गया था कि भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों पर कार्रवाई की थी और भारत बार बार यही लाइन दोहरा रहा था कि हमने किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया है, हमने कोई भी उकसावे की कार्रवाई नहीं की है। आतंकी हमारे यहां आए थे, हमने आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया, यह काम हमने किया, यह भारत बार बार बोल रहा था। लेकिन पाकिस्तान अपने आतंकियों को जिस तरह की इज्जत फरमाता है वो तो अपन सबको दिखती है, उसके बारे में आज जिक्र भी होगा। पाकिस्तान उन्हीं की हिफाजत के नाम पर अपने ऊपर इस बात को ले लिया कि आपने हमारे सिविलियन मार दिए, हमारे यहां तो हर आदमी आतंकी है, आपने इनको कैसे मार दिया, आप इनको मार करके हमारे साथ कुछ गुस्ताखी कर दिए हैं, अब हम बदला लेंगे साहब। और बदला लेने के लिए इन्होंने भारत पर बॉर्डर एरियाज के अंदर तो लाइन ऑफ कंट्रोल के अराउंड तो गोलीबारी शुरू करवा दी और उसके साथ साथ भारत के लगभग 15 ठिकानों पर कल रात और आज सुबह इन्होंने गोले फिकवाए, मिसाइलें दगवाई, ड्रोन से हमले करवाए और 15 ठिकानों पर जो हमले हुए उनको भारत ने बढ़िया खूबसूरती से न्यूट्रलाइज कर दिया। यहां पर दो बड़े प्रश्न आपके दिमाग में रहेंगे कि अगर हम न्यूट्रलाइज कर ही रहे थे तो फिर हम एलओसी पर क्यों नहीं कर पाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पुंछ की घटना कैसे हुई हम वहां भी पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ा सवाल यह बना कि हमने चंडीगढ़ तक पर भी इन्होंने, चंडीगढ़, भटिंडा, बीकानेर, मतलब इतना अंदर तक भी इन्होंने मिसाइलें फेंकने का प्रयास किया। भारत ने उन सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया और ये 2:30 बजे हमने अपने देश की जनता को अपनी तरफ से अपडेट दे दिया। अब क्या होता है बदले की कार्रवाई जब पाकिस्तान ने की कि साहब मैं तो आतंकियों को बचाने के लिए कर रहा हूं, तो उसने हमले कहां किए? उसने किए भारत के सैन्य ठिकानों पर। युद्ध के अंदर भारत ने आतंकियों को टारगेट किया था, इन्होंने भारत की सेना को टारगेट किया। सेना को टारगेट करना तो एक्ट ऑफ वॉर है। आप हमारी सेना पर हमला कैसे कर सकते हैं? हमारी सेना कोई आतंकी थोड़ी है। हमारी सेना ने तुम्हारे यहां पर अपराधियों को पनिशमेंट दिया था, हमारे यहां तो कोई अपराधी है ही नहीं। तुमने अगर हमारे यहां पर सेना पर हमला किया तो भारत ने कहा नहीं भाई, ये फिर से नियम क्रॉस कर दिया है, अब सेना सेना होगा। पहले आतंकी के बदले तो हमारे पास तो आतंकी नहीं थे ना, क्योंकि अल्टीमेटली पहलगाम में तुम्हारे आतंकी आकर के हमारे पर्यटकों को मारे थे। ऐसे में हम बदला लिए, तुम्हारे आतंकियों को मार दिए। अब तुम्हारे आतंकी मरे, अब तुम बदला लेना आते हो वापस, ये कहते हुए कि हम तो पहलगाम के जिम्मेदार हैं ही नहीं, हम तो इनकी सेना के साथ युद्ध लड़ेंगे। सेना के साथ लड़ोगे तो सेना थोड़ी चूड़ी पहन के बैठी है, वो तो चाह ही ये रही है कि तुम एक बार आओ और सेना पर हमला करो। भाई साहब इनने कर दिया, इनने कर दिया तो हमने तो बकायदा उसको न्यूट्रलाइज किया सो किया और इनके शहरों में घुस घुस करके, मतलब हालत तो ये हो गई है भाई साहब कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी, जिन पाकिस्तानी शहरों के नाम सुने जाते हैं उन सभी के अंदर भारत ने अपनी पहचान टिका दी कि लीजिए हम आ गए। मैच कैंसिल करवा दिए साहब। हालत ये हो गई है कि लोग जैसा को बधाई दे रहे हैं कि यार मतलब इनको आईपीएल जैसा पीएसएल तो खेल लेने दो, वो भी नहीं खेला दे रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर लाहौर में जैसे अपने यहां पे S-400 है ना, ऐसे उनके भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो लगा हुआ था, भारत ने वो तबाह कर दिया है। ना केवल लाहौर में, रावलपिंडी में भी तबाह कर दिया है। अब ये सब तबाह करने की क्या गणित है और हमने कैसे कर दिया, हमने कौन सी ट्रिक अपनाई, आज हम उसके बारे में बताएंगे कि भारत ने क्या खेला खेला, वो कौन सी टेक्निक थी जिससे हम एयर डिफेंस सिस्टम को मार कर गए। इनके यहां पर जैसे S-400 हमने लगा रखा है, इन्होंने HQ-9 लगा रखा है चाइना से लिया हुआ, हम उसको कैसे मारे, आज के सेशन में उस पर भी चर्चा होगी। तो भारत ने बाद की कार्रवाई में सैनिक ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया। अब अगर पाकिस्तान बौखलाहट में उस पे वापस से रिटेलिएट करने आता है तो फिर यहां से उसको माकूल जवाब मिलेगा। अब आप पूछेंगे, कई मेरे ऐसे जानने वालों के फोन दबी जुबान में आए कि सर वो तो उनकी संसद में खड़े होकर के कह रहे हैं कि उन्होंने 5 भारतीय विमान गिरा दिए, तो हम लोग भी ये हमारे यहां पर सरकार कह रही है, उनके यहां पर भी सरकार कह रही है, सच कौन है? तो आज सच का सामना उन्हीं की संसद में, जहां पर उनके प्रधानमंत्री ने बयान दिए, उन्हीं की संसद में उन्हीं के सांसदों की जुबानी आपको सुनवाऊंगा।
क्योंकि कई भारतीयों का आत्मसम्मान, भारत पर विश्वास, देश की सेना पर विश्वास इतना कम है कि उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का झूठ तो सच लगता है और भारतीय सैनिकों का सच और भारत का जो सच है वो झूठ लगता है। ऐसे सभी राष्ट्र प्रेमियों से आह्वान है कि आपके अंदर का ये जो कम विश्वास है ना, ये देश के विकास में बहुत घातक है। आपका दृढ़ विश्वास इस तरह का हो कि जो राणा का वंशज है ना, वैसी फीलिंग आप में हो। कृपया करके उस भावना को पैदा करिए और आज का सेशन सुनिए साहब। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो ऑपरेशन टारगेट जब हमने किया, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिन जिन जगहों पर हमने इनको नुकसान पहुंचाया, उस पर हमने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी थी। ये भाई साहब आते हैं तो कहते हैं खून की कीमत खून से ली जाएगी। बकायदा इनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगाया जाता है, लेकिन किसी ने धीरे लगा दिया, इतना धीरे लगा दिया कि बीच में लगा कि ये सो तो नहीं गए हैं। इन्होंने जो लाइन लिखी थी वो सब पढ़ के सुना दी और इन्होंने कहा कि भारत ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और हमको उन्होंने हल्के में ले लिया। और हमारे शाहीनों ने, मैं एक सीख गया हूं इन लोगों का शब्द शाहीनों ने, मतलब ये शायद एयरफोर्स के सैनिकों को कहते होंगे या फाइटर्स को कहते होंगे। हमारे शाहीनों ने भारत के 5 फाइटर जेट गिरा दिए हैं। इंटरेस्टिंग ये है, मैं आज दिन में भी, अच्छा आप सबसे गुजारिश रहेगी कि मैं दिन में एक सेशन अपनी पाठशाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, वहां भी कर देता हूं। तो कई बार जो अंकित इंस्पायर इंडिया के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अपडेटेड वीडियो तलाशने अगर यहां आए तो अपनी पाठशाला भी थोड़ा घूम आया करें, वहां पर भी मैं वीडियोस डाल देता हूं। तो मैंने दिन में जब वीडियो डाला तो मैंने इनकी सच्चाई वहां पे पर्दाफाश की थी कि इनके जो मंत्री हैं, जो इनके रक्षा मंत्री हैं, उनका सीएनएन ने इंटरव्यू लिया था असल में। और सीएनएन ने इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि महाशय आपने 5 फाइटर जेट मार गिराए, कोई सबूत तो होगा भाई, आपने इतना बड़ा काम किया है तो थोड़ा तो कोई तो मतलब अपना सबूत दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है भाई साहब, हमने तो इतनी जबरदस्त मेहनत की है। तो भाई उनका जो ट्रोलिंग हुआ है, आज उनकी संसद में उस बात की मजाक बनी है। खुद सांसद अपने मंत्री की टांग खींच रहे हैं कि यार कम से कम थोड़े तो सेंसिबल हो जाओ। अब ये अल्लाह ताला का फजलो करम करके जो भाषण दे रहा है, ये आदमी केवल एक ही बात कह रहा है, हमने 5 फाइटर मेरा मार दिए। अब कोई इनको भी ले जाकर सीएनएन के सामने बिठाए और पूछे कि महाशय आपके पास कोई प्रमाण है, तो बोले सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अरे वो पुराना है, बोले ट्विटर टैग कर रहा है, उनके खुद के फाइटर जेट उड़ते हुए गिरे थे, उनका वीडियो है, वो सब दिखा रहा है। पर कोई नहीं साहब, इन महाशय ने अपनी बातें कही। इन्होंने कुल मिलाकर के अपनी सेना को कल के दिन 7 तारीख की शाम तक पहुंचते पहुंचते कहा कि जाओ फ्री हैंड है। अच्छा, कई बार पाकिस्तानियों की हरकतें देख करके फीलिंग यह आती है कि इंडिया ने जो जो कहा वो इसमें बस एडिट ही मारते हैं बिल्कुल, कि यहां से ये लाइन इन्होंने कही थी, अब यही हमको भी कहनी है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा फ्री हैंड है, हमको भी कहना है फ्री हैंड है। अरे ऐसे मत करो, वो तुम बंदर वाली कहानी कर रहा है तुम्हारे साथ यार, समझ ही नहीं रहे हो वो इन्होंने शायद कैप्सेलर की कहानी नहीं सुनी होगी, चलती नहीं होगी ना इनके यहाँ पे। इनके केस में क्या है ना कि वो प्रधानमंत्री हमारे देश में कुछ ऐसा खेला खेल रहे हैं इनके साथ। पहले हमने इंडस वाटर टीटी रद्द करी, इनने कहा कि हमारे साथ ऐसा करोगे हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। किसी ने झपियाते हुए कहा कि अबे वो अंदर आके बैठ जाएंगे, शिमला समझौता ही है जो तुम्हें थोड़ा बचा के चल रहा है, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ी इज्जत देता है, वापस आओ। तो फिर इनको वापस लाया गया, ये शिमला समझौते में सेटल हुआ। अरे नहीं 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 नहीं, जल्दबाजी में ये तो कैप ही छीन जाते हमारी की अभी। ऐसे में ये हर चीज में, भारत ने कहा अटारी बॉर्डर पे एंट्री बंद है, हम भी बंद करेंगे। भारत ने कहा हमारे ऊपर से कोई नहीं उड़ेगा, हमारे ऊपर से भी कोई नहीं उड़ेगा। भारत ने कहा कि जाओ सेना को परमिशन है, इनने भी कहा सेना को, अबे वो ले जाके मार देगा तुमको, ये समझ नहीं आ रहा है इनको। खैर कोई नहीं साहब, इनकी करनी इनके साथ। फिलहाल के लिए इंडिया के अंदर, भारत के अंदर पाकिस्तानियों के द्वारा इस मैसेज के बाद में शौर्य दिखाने का काम शुरू हुआ कि साहब अब हम जाएंगे इंडिया में गोला फेंक के आएंगे। ठीक है साहब, इंडिया में गोला फेंकने जाएंगे। इंडिया में ये लोग आए, इंडिया पहले से तैयारी करके बैठा था। और इतने दिन से चल क्या रहा था, प्रधानमंत्री को थोड़ी चाय पीने में मजा आ रहा है कि साहब आइए रक्षा सचिव आप बताइए कैसे हैं, आप आइए साहब नेवी वाले, आप आइए एयरफोर्स वाले, आप बताओ रक्षा मंत्री। इनसे इतने दिन से तैयारी चल रही है तो एग्जीक्यूशन चल रहा है ना भाई। यहां सब कोई रहम से थोड़ी आता है, यहां सब टैलेंट से ऊपर पहुंचे हुए लोग हैं, उन सबके साथ वार्ता हुई है, प्रॉपर प्लानिंग चली है। कहा था ना हमने कि समय हम डिसाइड करेंगे, तरीका हम डिसाइड करेंगे, ठिकाना भी हम डिसाइड करेंगे। हम तो वही सब कर रहे थे, तुम हमारे ट्रैप में फंस गए। अब ये ट्रैप में बहुत बुरे फंसे साहब। ऐसे में इन लोगों ने भारत पर हमला किया। हमला करने के लिए जैसे इन्होंने जगह चूज की कि इनके बॉर्डर एरियाज में जितने भी सैन्य ठिकाने हैं वहां पर एयर स्ट्रिप या फिर सैनिक अड्डे जो हैं उन पर हम हमला करेंगे। इन्होंने हमला प्लान किया, हम तो तैयारी करके बैठे थे। 15 एरियो पर इन्होंने हमला किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग एक तथ्य मैं यहां पर और ऐड कर देता हूं, देखो क्या होता है। ये जितनी भी खबरें होती है ना, इस जगह पर बम गिर रहा है, उस जगह पर बम गिर रहा है, जिस तरह आप लोग मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, मेरा काम भी दिन भर अब यही हो गया है। मैं भी कहीं ना कहीं से सोर्स जुटा ही रहा होता हूं। मेरी भी काफी बड़ी टीम है जो ये सारे तथ्य जुटाने में ही लगी रहती है। फिर भी हम दिन भर आपके सामने कोई सूचना नहीं ब्रेक करते। क्यों नहीं करते?
क्योंकि पहले से ही एक गाइडलाइन आई हुई है, हम उसको नहीं तोड़ना चाहते। युद्ध के समय पर आपको ये सब बातें ध्यान देनी होती हैं, तो हम उसकी पालना में इस न्यूज का इंतजार कर रहे थे कि खुद डिफेंस मिनिस्ट्री अपनी तरफ से प्रेस नोट डाले। पीआईबी के ऊपर नोट डाला। मैंने आप सभी से एक जागरूक नागरिक के नाते रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप जब तक कोई न्यूज यहां ना आ जाए, जब तक सेना का खुद की तरफ से बयान ना आ जाए, देश के सरकारी चैनल्स पर कोई चीज ना चल जाए, आप ट्रस्ट मत करना। क्योंकि कुछ भी जिसके पास में कैमरा है आजकल वो जर्नलिस्ट बना हुआ है ना। तो ऐसे में बस थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से काम करते हुए आगे बढ़े। तो आज 2:30 बजे फिर हमारे सामने, देश के सामने जानकारी रखी गई। उस जानकारी में ये सारी बातें बताई गई। भारत की सेना ने बकायदा स्पोक पर्सन के थ्रू, मिस्त्री जी के थ्रू, विक्रम मिस्त्री जी के थ्रू, और वो दोनों जो हमारी स्पोक पर्सन है सेना की, उनके थ्रू ये जानकारी दी गई और कहा गया कि नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में कुल 15 स्थानों पर, जिसमें अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल बीकानेर में है, फलौदी, उत्तरलाई और भुज, इन सभी जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए थे। तो ड्रोन और मिसाइल के हमले इतनी सारी जगह पर हुए, दिन भर में ये कहीं ना कहीं अपडेट में चल रहा था। जैसे आप में से कुछ लोग कमेंट बॉक्स में अमृतसर लिखकर मुझसे पूछ भी रहे थे कि अमृतसर का अपडेट नहीं दिया आपने। तो वो अमृतसर का अपडेट भी हम लोगों के पास था, लेकिन हम चाहते थे कि ये सारी अपडेट सरकार की तरफ से आए। ये अपडेट दिया नंबर 1। अब मैं इन सब का आपके सामने विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग इस बात से आश्वस्त हो जाएं। तो पहली खबर तो सरकार की तरफ से ये दी गई, और इसमें एक लाइन ऐड की गई, और वो ये थी कि ये सब न्यूट्रलाइज कर दिए गए इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड के द्वारा, साथ में एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। हम लोगों ने इन मिसाइलों को और ड्रोन्स को हवा में ही निपटा दिया। इसकी कारण, मतलब इसकी सबसे बड़ी एविडेंस क्या है? कोई कैजुअलिटी की जो खबर है हम वो नहीं छुपाते। देश लोकतांत्रिक है, हमारे देश में जनता इतनी जागरूक है कि अगर कोई कैजुअलिटी कहीं भी होगी, आप अपनों पर विश्वास करने के लिए एक तरीका अपनाएं। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की जो भूमिका है उसको ऐसे निभाएं कि अगर कहीं कोई कैजुअलिटी हो और आपको ऐसा लगता है कि वहां पर प्रेजेंट सोशल मीडिया का व्यक्ति, छोड़िए कोई भी इंस्टाग्राम या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर तो पहले ही आत्मविश्वास की कमी है, वो तो तत्काल प्रभाव से मरारे चिल्लाता हुआ वीडियो डाल ही देगा। तो ये सब चीजें अब तक अगर आपके सामने सरफेस नहीं हुई हैं, तो आप इस बात के साथ ट्रस्ट करें कि देश की सीमाओं पर हमारी सुरक्षा बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। तो ये मैं आपको केवल सोचने का तरीका दे रहा हूं। इनका मसला और मलबा जो है वो हमारे द्वारा बरामद किया गया। अच्छा साहब, अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने बकायदा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एयर डिफेंस रडार सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया। अच्छा, इसका सिस्टम समझो क्या होता है। अगर कोई भी ड्रोन और मिसाइल हमारी तरफ आ रही है तो हमने उन्हें न्यूट्रलाइज कैसे किया होगा, इसकी टेक्निक क्या होती है ना। सिंपल सी टेक्निक है कि आपने एक भेदिया गेट पर खड़ा कर रखा है जो दूर से नजर लगा के बैठा हुआ है ये देखने के लिए कि देखो वो आई। अब वो आई वाली सिचुएशन है ना, उसके लिए लगाए जाते हैं रडार, आसान भाषा में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वो अपनी तरफ से रेडियो वेव्स आसमान में छोड़ते रहते हैं जैसे ही कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि आपने बॉर्डर एरिया पर नोटम जारी कर रखा है, नोटिस टू एयरमैन जारी कर रखा है कि इसमें उड़ना मना है। अब उड़ता हुआ उसमें से कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जा रहा है, रडार में वो नोटिस होता है। अगर वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नोटिस हुआ तो यहां से हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हमें पाकिस्तान में हमला करने जाना है, हमें लाहौर में हमला करने जाना है, रावलपिंडी जाना है या कराची जाना है, हमें अगर यहां हमला करने जाना है तो इनके पास भी ऐसा सिस्टम होगा। हमारी मिसाइलें जाएं और जाकर हमला करें और उन्हें दिखे ना, तो रडार इन्होंने भी लगा रखे होंगे। तो फिर हमने इनके रडार ही मार डाले। अब रडार मारने के लिए टेक्नोलॉजी बड़ी उन्नत किस्म की चाहिए होती है। मतलब आपको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि रडार लगा कहां है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है, पहले से ही सारे की सारे वो होते होंगे कोऑर्डिनेट्स की वहां रडार लगा हुआ है और किसी ने वो मशीन हटा के साइड में खड़ी कर दी तो वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है। रडार की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रीड करने वाले भारत के पास ड्रोन हैं कि ये वेवलेंथ आ रही है यहां से। अब ये वेवलेंथ यहां से आ रही है तो इसी को रीड करते हुए मुझे यहीं जाना है। मतलब ये ऐसे है जैसे आपने कभी फाइटर जेट्स के अंदर डॉग फाइट होते हुए देखी हो, तो वहां मिसाइल चलाई जाती है हीट को सेंस करके। फाइटर जेट जब चल रहा होता है बहुत सारी हीट निकाल रहा होता है और उस हीट को ही सेंस करने वाली मिसाइल छोड़ दी जाती है। तो वो मिसाइल हीट को सेंस करते करते उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं। फिर चाहे आप दाएं बाएं कितना भी घूमो, मिसाइल उसी दिशा में आगे पीछे घूम रही होती है।
ऐसे ही अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी चल रही है, इसको रीड करने वाला अगर आपने कोई मिसाइल छोड़ दिया या ड्रोन छोड़ दिया, वो इसको उड़ते हुए पकड़ते हुए यहीं पर पहुंचेगा और वहीं जाकर मारेगा। हमारे पास वो ड्रोन है इजराइल से लिए हुए, नाम उनका हार्पी है, उनका उन्नत किस्म का जो मॉडल है वो हेरॉन है, हम उसकी चर्चा भी करेंगे और डिटेल में। भारत ने उनका इस्तेमाल करते हुए इनके एयर डिफेंस सिस्टम को वहीं की वहीं तबाह कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज की रात उनकी और ज्यादा काली होने वाली है, क्योंकि अब उनके वो घंटियां भी नहीं बजेंगी, जो उनके सायरन बजते थे ना कि आ गई मिसाइल, अब वो भी नहीं होगा। अब वो खुद से रिहर्सल करते रहे तो बात अलग है, ठीक है, जग करके देखते रहे कि बत्ती जली। ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से फिर हमारी तरफ, अच्छा तीसरा जो यहां पर अपडेट दिया गया वो क्या है? वो पुंछ का मामला है, क्योंकि जब आप ये सब सुन रहे होंगे तो ये दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा, ऐसा था तो कल पुंछ में दिक्कत कैसे हुई? अब उसके बारे में भी बताता हूं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास मोर्टार से और हैवी कैलिबर आर्टिलरी से कर दी। वो कहां कहां हुई? वो कुपवाड़ा में, बारामूला में, उरी में, पुंछ में, मेंढर में और राजौरी में, जम्मू कश्मीर के अराउंड जो क्षेत्र है यहां हुई। इसमें कल तक तो न्यूज में 10 नंबर ही थे, बकायदा यहां पर आज 16 नंबर्स निकल कर आए कि 16 इनोसेंट लाइव्स जो है यहां पर चली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे पाकिस्तान की इस फायरिंग में। अब आपके दिमाग में इसको लेकर प्रश्न आ सकता है कि हमारा डिफेंस फिर क्या कर रहा था? तो देखो, असल में जो जमीन पर खड़ा हुआ आर्टिलरी है ना, जो तोप गोले से चल रहा है, होता क्या है, रडार की एक रेंज है, वो आपने मुंह घुमाकर ऊपर भेज रखा है कि ऊपर से कुछ आएगा तो पकड़ेगा। ये जो जमीन पर लगी हुई मिसाइलें, ये तोप गोले जो लगे हुए हैं, ये बहुत हाइट पकड़कर नहीं जाते, ये जमीन के पैरेलल उड़ते हुए जाते हैं और इनकी ज्यादा रेंज नहीं होती, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इस तरह की रेंज में, 50 किलोमीटर तोप के गोले हैं। ये क्रूज तरीके से चलते हैं, ये समानांतर जमीन के उड़ते हुए चलते हैं। इस तरह के जब भी एलओसी के आसपास फायरिंग होती है, हमारी तरफ से उनकी हो और उनकी तरफ से हमारे हो, तो ये फायरिंग सटीक ही पहुंचती है, मतलब वहीं जाकर मार करती है। इनसे बचने के लिए ही बंकर बनाए जाते हैं। तो आपने जो इतने दिनों से न्यूज सुनी थी ना, बंकर बनाए जा रहे हैं, तो वो असल मायने में इन्हीं मिसाइलों के टारगेट से बचने के लिए बनाए जा रहे थे, ठीक है साहब। तो ये जो मिसाइलें हैं, ये एक तरह से इनका शील्ड क्या है, अगर ये मिसाइल फॉर्म में आएंगे तो इनसे बचाने के लिए आयरन डोम जैसा सिस्टम यूज किया जा सकता है। भारत भविष्य में अगर इस बारे में विचार करेगा तो वो देखा जाएगा। तो ये कैजुअलिटी भारत में यहां से रिपोर्ट हुई है, ठीक है साहब। लेकिन हमें तो बहुत अंदर तक जाना था। अच्छा, भारत के अंदर कई भारतीयों का आत्मविश्वास इतना कम है, क्योंकि आप ही में से कुछ लोग मेरे साथ भी तो कहीं ना कहीं घूमते हुए मिल जाते हैं, और वो घूमते हुए प्राणी पहले से ही इस बात को लेकर आश्वस्त थे, भारत कुछ करेगा तो सर वो एलओसी के आसपास वही क्रॉस शेलिंग होती रहेगी और कुछ नहीं होगा। अंदर तो जाने का मतलब ही नहीं है। उनके पास भी चाइना का मिला हुआ डिफेंस सिस्टम है। भारत ने उस डिफेंस सिस्टम को पहले तोड़ा कि यार ये सिस्टम से बहुत परेशान है, पहले इसको खत्म करो। लाहौर में अगर आप जा रहे हो, मतलब अब तक एलओसी के आसपास ही आप लोग सुनते थे कि एलओसी के आसपास सीज फायर वायलेशन हुआ, क्योंकि हमने 1971 में सीज फायर का शिमला एग्रीमेंट किया हुआ था, और उस सीज फायर के वायलेशन को सुर्खियां बना देते थे। सीज फायर वायलेशन हुआ, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, बस सीज फायर वायलेशन, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। इस बार हमने अटेंशन वहां से हटा दिया कि देखो ये तो सब अपने स्तर पर ठीक है, हमको प्रैक्टिस है यहां पर होने की। अब हम सीधा पाकिस्तान से बात करेंगे। एलओसी के तो उस पार भी भारत ही है, एलओसी के उस तरफ भी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हम अपनों पर क्यों वार करें, अब हम तुम्हारा इलाज करें। तो इस बार जो अटैक है ना, वो मेनलैंड पाकिस्तान में हो रहे हैं, और उनके सारे सिस्टम को इस तरह तहस नहस किया गया है कि पाकिस्तानियों को इस बात पर बड़ा असमंजस हो रहा है कि ये लोग क्या सेटिंग बिठाए थे। मतलब खुद पहले S-400 ले लिए और फिर हमारे HQ-9 को बच्चा समझ के मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। तो अब ये जो भी घटना हुई है उनको आप इन क्षेत्रों के आधार पर देख सकते हैं। मिलिट्री इन इंस्टॉलेशंस पर पाकिस्तान के द्वारा हमले हुए और भारत ने इसके बदले की कार्रवाई को किया। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने इस बार अमृतसर के गोल्डन टेंपल को टारगेट करने का प्रयास किया, क्योंकि पाकिस्तान अमृतसर बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अमृतसर को टारगेट किया गया। अमृतसर कल इसलिए सुर्खी में हो रहा था, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने और अपने तरीके से इसको पूरी तरह से S-400 के माध्यम से पूरी तरह सुरक्षित रख लिया। फिर हमने लाहौर, सियालकोट, कराची एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी तरफ से तबाह किया। यह जानकारी आज 2:30 बजे भारत की तरफ से दी गई। ये जो हमारी जो स्पोक पर्सन है कुरैशी जी, इन्होंने अपनी तरफ से यह जानकारी भारत के सभी प्रेस के जितने भी लोग थे उनको यह जारी की, और आप सब भी इसे PIB पर जाकर लाइव सुन सकते थे। तो साहब कुल मिलाकर के हमने
अपना ये काम किया। अब दूसरा सवाल ये बना कि साहब इस बारे में जानने की रुचि बढ़ रही है कि हमने ये कारनामा किया कैसे, मतलब हम गए। अभी पता है दुनिया में ना बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च चल रही है इस बात पर, और रिसर्च भी नहीं, बहुत सारे लोग खुद ही दुनिया भर में बैठ बैठकर इंडिया के कंटेंट पर अपना वीडियो बना रहे हैं। जैसे अपन लोग बनाते हैं ना रशिया यूक्रेन पर कि ये लोग क्या खेला खेल रहे हैं, अब इंडिया का चर्चा हो रहा है। इस समय चर्चा ये हो रहा है कि पाकिस्तान ने इतनी उन्नत किस्म की एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखी थी, पूरा चाइना से इंटीग्रेटेड सिस्टम ले रखा था। चाइना को लेकर के दुनिया में यह विचार था कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं इनके पास में। तो भारत ने अपने जितने भी मिसाइल दागे वो टू द पॉइंट जाकर कैसे लगे, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और चूंकि पाकिस्तान खुद यह स्वीकार कर रहा है कि हमारे लोग मर गए, तो हमको अब इस बार अपने ही देश के कई राजनेताओं को प्रमाण नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो वो पाकिस्तानियों के लिए खुद ही फ्री में रुदन करते थे। तो अब हमको उनको प्रमाण भी नहीं देना पड़ेगा, पाकिस्तानी खुद निकल करके आ रहे हैं प्रमाण देने के लिए कि साहब मारा है, बहुत मारा है साहब। तो ये जो आप देख रहे हैं भगवा कलर के अंदर भारत ने जो टारगेट बनाए वो सारे ये हैं, और ये जो हरे कलर में दिख रहे हैं पाकिस्तान के बनाए हुए टारगेट है, और जो शेलिंग हो रही थी वो यहां पर आपको दिखाई गई है। अच्छा, तो भारत ने इस बार जो पाकिस्तान में घुसकर अटैक किए ड्रोन से, यह तो अपने आप में रिसर्च का विषय बन ही रहा है। दूसरा विषय यह बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है कि आफ्टर ऑल इंडिया का वो मिसाइल सिस्टम कैसा था जो गया और पाकिस्तान में इतना ज्यादा टारगेटेड जाके हमला किया। इवन पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान से ये सवाल पूछ रहे हैं, सरकारों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि तुम लोगों ने सारा करप्शन में पैसा गबन कर दिया, कहते कहते कि हमने ये लगा रखा है, हमने वो लगा रखा है, हम तो ये सोचते थे कि कोई भी मिसाइल अंदर तक नहीं आएगी। अरे भाई, इस देश की सेना ने ब्रह्मोस को आज से 2 साल पहले तुम्हारे घर में चलाकर पहले ही टेस्ट कर लिया था। हमारी तैयारियां आज की नहीं है, हमने बहुत पहले से टेस्टिंग कर रखी है। आपको याद होगा ब्रह्मोस एक बार मिस फायर हो गई थी और वो पाकिस्तान के अंदर जाके फट गई थी। वो केवल टेस्ट था कि इनके पास कुछ है भी, मतलब इन्होंने ले लिया है पाकिस्तान ने चाइना का सामान, लेकिन कुछ काम का भी है कि नहीं है। तो ऐसे के अंदर भारत ने जो चलाया ना मिसाइल सिस्टम, अभी वो वेल टेस्टेड था पहले से कि इनके पास कुछ सामान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका सामान जितनी तेजी से काम करता है, HQ-9 का जो रिएक्शन टाइम है उससे तेज हमारी ब्रह्मोस चलती है। और साथ में जो हमने राफेल सिस्टम यूज किया हुआ है, उसकी जो स्कैल्प मिसाइल हमने यूज की थी, वो मिसाइल इनकी रेंज से ऊपर उड़ती है। मतलब इनकी रेंज अगर 150 किलोमीटर तो वो और ऊपर से निकल के जा सकती है। इतना तेजी से चलती है कि उसका रेस्पॉन्स टाइम इनके रेस्पॉन्स टाइम से तेज है। तो तेजी से चलते हुए वो इसको ट्रैक ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यहां पर चलाया गया एक एक मिसाइल टारगेट पर जाकर प्रॉपर तरीके से हिट हुआ। आज हमने क्या किया? आज हमने ड्रोन चलाए, और ड्रोन चलाए तो फिर उम्मीद ये थी, अच्छा ड्रोन बहुत तेज नहीं उड़ते हैं, ड्रोन बोले तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसमें कोई भी नहीं जाता बैठकर। अब एक इंटरेस्टिंग बात और मैं पाकिस्तान की आपको फर्जी न्यूज की बताता हूं। मैं सबसे पहले अपने समस्त भारतीय भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, और आपके आसपास जो आपको सुनने के बाद और सुनेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने आत्मविश्वास को अपनी सेना पर कम से कम इस बात के लिए बढ़ा लो कि पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है ना, झूठ पर पैदा हुआ है। आज तो विक्रम मिस्त्री जी खुद ये लाइन बोले, जब उनसे पूछा गया ना कि सर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उन्होंने 5 फाइटर जेट गिरा दिए, तो उन्होंने ये कहते हुए सबको शांत करा दिया कि मैं पाकिस्तान की बातों पर जवाब तो नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि यार जिस देश का जन्म ही झूठ से हुआ हो, जिस देश ने लोगों को बरगलाया हो, जिस देश ने लोगों को भड़काया हो, कश्मीर के नाम पर यह कहते हुए कि कबीले अंदर घुसाए थे, खुद सेना को घुसा देने वाला देश, कहता रहा भारत के साथ कि सब बढ़िया है, कारगिल तक लोगों को भेजने वाला देश, बोले इन लोगों पर हम लोग ट्रस्ट नहीं करते, इनकी बातों को इन तक रहने दो। अब हुआ ये ना कि हमारी मिसाइलें तेज थी, ये तो सबको समझ में आया कि हमारी मिसाइल अंदर तक मार करेंगी, लेकिन साहब हमारा ड्रोन भी अंदर तक मार करेगा, ये कैसे संभव है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ड्रोन की स्पीड बहुत स्लो होती है। अब ड्रोन की स्पीड इतनी स्लो होती है कि आप इसको आराम से अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में पकड़ सकते हो। जैसे हमने पकड़ लिया हमारे आकाश से कि उड़ा दे भाई इसको, S-400 से मिसाइल को पकड़ लिया, आसान काम है ये। अब पाकिस्तानी किस बात पर तालियां पीट रहे हैं? हमने भारत की तरफ से भेजे गए सभी ड्रोन मार गिराए। बकायदा इनके यहां के सेना के अधिकारी निकलकर दुनिया में खुशी बांट रहे हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम देखा इतना अच्छा है कि उसने पाक भारत से आए हुए ड्रोन मार गिराए। अरे निपट मूर्खों, हमने जो ड्रोन भेजे थे वो फियादीनी थे। हम आदमियों पर बम बांधकर नहीं भेजते, हमारे यहां लोगों की जान कीमती है। 26 की गई थी, तुम्हारे 36 बजा दिए। मुद्दा समझो, हम लोगों पर बम नहीं बांधते, हम ड्रोन पर बम बांधते हैं, और ड्रोन ही हम आत्मघाती भेजते हैं। तो भारत ने जो आज ड्रोन भेजा वो था ही फियादीनी, यानी कि टारगेट नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन में फट जाता है।
मतलब उसका जो गजनी वाला दिमाग है कि अब मुझे मारना है टाइप से, अगर लोकेशन नहीं मिल रही है तो मुझे फटना तो है ही, मतलब वो गया ही फटने हैं। इनको कौन समझाए इस बात को? तुमने नहीं मारा है, वो खुद मरा है जाके, और वो आया ही तुम्हारे सिस्टम को ध्वस्त करने था, और परिणाम तुम्हारे सामने है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी तक अगर वो पहुंचा है, इसका मतलब तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया है, और वो वहां जाकर फटा है रेडियो वेव्स को सेंस करके कि ये उड़ रहा रेडियो वेव्स के, लपाटा मारो इसके। तो ये जो हमारा ड्रोन सिस्टम यहां गया इस ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर जो था, उसी के परिणाम अब लाहौर, रावलपिंडी में इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। हमने बकायदा इनको इसी तरह से यहीं पर सेटल किया कि नहीं भाई साहब, आप गलतफहमी में जी रहे हैं, ठीक है। हद तो यह हुई कि रावलपिंडी स्टेडियम क्षतिग्रस्त हो गया इनका। रावलपिंडी से एक रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से खिलाड़ी भारत से बहुत पैसे कमा के गया ना, खेल खाल के, हमने उस स्टेडियम के अंदर बम धमाके कर दिए। इसके चलते यहां पर मैच कैंसिल होने की खबर निकल करके आ रही है। IANS मीडिया हाउस है, उसने ये जानकारी दी कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे IPL अपने देश में होता है, इनके PSL होता है, तो यहां पर रावलपिंडी जो है उसने जैसे ही ड्रोन अटैक हुआ इस मैच को कैंसिल करने की खबर निकलकर आ रही है। अगेन इस बात की मैं सत्यता प्रमाणित नहीं करता हूं, ये इस न्यूज मीडिया हाउस ने लिया है, बढ़िया रीच के साथ ये जानकारी दी है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि अब इस मैच को ये कहीं और लेकर चले जाएंगे। अब इनके यहां पर ये जो महाशय हैं बाहर आते हैं और इस बात की तारीफें करते हुए पाए जाते हैं कि हमने ड्रोन मरा दिया, हमने ड्रोन मार दिया। आइए उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। उस ड्रोन का जिसका ये नाम ले रहे हैं, आप सुन नहीं पाएंगे, ये हेरॉन ड्रोन का नाम ले रहा है। मैं बात करता हूं उसी हेरॉन और हार्पी ड्रोन की। भारत बहुत पहले से लेकर बैठा हुआ है उसे। तो इंडिया ने क्या किया ना, अपना एक हार्पर ड्रोन, जिसे हेरॉन ड्रोन उन्नत किस्म के अंदर जाना जाता है, वो यहां पर इनके यहां के डिफेंस सिस्टम को मारने भेजा था। ये जो हेरोप ड्रोन है, ये हेरोप ड्रोन केवल रेडियो वेव्स जो रडार की हैं उनको पकड़कर वहीं फटता है कि तुम्हें यह पता ना चले कि अब ऊपर से मिसाइल आकर मारेंगी। हमने उस सूचना के तंत्र को ही मारने का सिस्टम रखा हुआ है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कई बार फिल्मों में आप देखते थे ना, कई चोर घरों में चोरी करने जाते थे तो नशीले बिस्किट लेके जाते थे कि कुत्ता भौंकेगा तो उसको नशे का बिस्किट खिला देंगे ताकि किसी को यह ना पता चले कि साहब चोर चोरी करने आए थे। और कई बार इस तरह अपराधियों के द्वारा ये तरीके कुत्तों को मारने में यूज की जाने लगी। हमने भी इनका इलाज वैसे ही कर रखा है। हमारा जो हेरोप ड्रोन है, हार्पर ड्रोन है, ये जाकर के इनके पहले उस रडार रूपी कुत्ते को मारा कि पहले रुको HQ9 को कि तुम चुप रहो, फिर उसको चुप कराकर फिर मिसाइलों से मरवाया इनको कि मारो भाई अब मैं आ गया हूं, ठीक है। ये ड्रोन हमने इजराइल से लिया हुआ है। इस ड्रोन की मैं खासियत अभी आपको बताऊंगा। 25 हमारे इजरायली मेड ड्रोन को पाकिस्तान ने कहा कि हमने इनको मार गिराया है। हमने बकायदा उतनी जगह भेजा था। ये वो हमारा ड्रोन है और ये पूरी तरह तबाही मचाने के लिए ऐसे जाना जाता है। देखो ये आया और आकर के ये भट्ट से फट गया। मतलब आप इस बात को ऐसे समझो, इस ड्रोन के एक्शन को बकायदा पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड किया। हमने तो अपने ऊपर चलाया भी नहीं कि अपना ड्रोन क्यों खराब करना। देखो फिर से दिखाता हूं, इस तस्वीर को देखना, फिर से यूट्यूब इस पे बैन लगा देगा। अच्छा मैं बाय द वे एक बात और बता दूं, अभी आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि सर को जो है ना बढ़िया लोगों 1.5 लाख लोग लाइव देख रहे हैं तो ऐसे में बढ़िया पैसा मिल रहा होगा। YouTube हमारे इन सभी वीडियोस को इन सब के चलते, ये जो आपने देखा ना मिसाइल गोला बारूद चलते हुए, कोई पैसा नहीं दे रहा है भाई, है ना। तो इस बात से संतुष्ट रहना कि हमको आपका साथ मिल रहा है। ये सब चीजें मुफ्त में जा रही हैं क्योंकि YouTube ने इस पे सब पे बैन लगाया हुआ है, मोनेटाइजेशन ऑफ करवा देता है वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो ये उड़ता हुआ आ रहा, ये धाड़ से आ गया, ठीक है। अब ये जो धाड़ से आकर यहां फटा है, इसके फटने को आप समझें। अगर ड्रोन समझदार होता तो भाई वो फेंक करके कहीं वैसे ही मरा पाया गया होता। वो तो जिहादी है, वो तो खुद अंदर फियादीनी बनकर आया, मैं फटूंगा, आत्मघाती हूं मैं जाऊंगा और मैं फटूंगा। ये इस तरीके से फटते हुए जो आग की लपटें हैं, ये आपको लाहौर की थी जो मैंने दिखाई, यही था वो हार्पी ड्रोन जिसे पाकिस्तानी ये सोचकर खुश हो रहे हैं हमने मार गिराया है। हमने नहीं मार गिराया भाई, ये बना ही ऐसे है और इसकी तकनीक भी यही है। ये इजराइल के द्वारा बनाया गया है, लाइट म्यूनिशन के द्वारा। इसकी मैं स्टोरी, थोड़ा इतिहास भी आपको थोड़ा सा बताता हूं। हमने वर्ष 2000 में खरीद लिया था। इसकी हेडलाइन ही है कि ये सुसाइड ड्रोन है, ये खुद मरता है जाकर के। 1989 से ये बना हुआ है। इसका इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका इतिहास यह है कि अमेरिका को, इजराइल वालों ने एक बार ये ड्रोन चाइना वालों को बेच दिया। चाइना वालों को बेच दिया तो अमेरिका इजराइल से नाराज हो गया कि तुमने उसको क्यों बेच दिया। उसने पूछा कि साहब ऐसी क्या गलती कर दी हमने। बोले अगर मैं ताइवान का समर्थन करने गया तो ये इस ड्रोन से हमारे ऊपर हमला करेगा। मतलब अमेरिका इस ड्रोन को खुद इतना विश्वस्त चीज मानता है कि इजराइल से वो इस बात पर लड़ लिया था कि तुमने चाइना को क्यों भेज दिया।
इसके चलते चाइना से ये ड्रोन वापस मंगवाने पड़े थे इजराइल को कि भाई साहब ये ड्रोन वापस भेज दो हमारे पास। लेकिन चाइना तो कॉपी पेस्ट का मास्टर है, एक बार वो जखीरे से चीजें कॉपी कर लेता है। हालांकि बनती HQ9 जैसी है, वो बात अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो पाकिस्तान, ये जो चाइना का कनेक्शन है, इससे मैं आपको इस बात की वैलिडेशन दे रहा हूं कि ये चीज बड़ी खतरनाक है। इजराइल ने इस चीज का आविष्कार जो कर रखा है ये बढ़िया कर रखा है, ठीक है साहब। तो ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, और ये टारगेट नहीं मिलता तो वापस नहीं लौटता, ये वहीं जाकर खुद को नष्ट कर लेता है कि सर मैं आया था लेकिन अब भेजा गया है तो चलो भाई आत्मघाती हैं हम तो जाकर फटेंगे। तो ये फटता है, रेडियो सिग्नल्स का पता लगाता है, और लॉन्च के बाद ऑपरेट करने की भी जरूरत इसको महसूस नहीं होती। इजराइल ने बकायदा इसे सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस ही नाम दिया हुआ है कि जाओ बेटा जाकर मरो। और इसी का ही एक उन्नत किस्म है जिसको हैरोप ड्रोन कहा जाता है। ये हार्पी है और हार्पी का उन्नत हैरोप हो रखा है हमारे पास, ये दोनों चीजें उपलब्ध हैं और हम इन्हीं से इन लोगों को मार रहे हैं, ठीक है। ये सर पर अपने 23 किलोग्राम का बम गोला भरकर ले जाता है, जाकर जहां फटता है वहां पर अपनी पहचान छोड़कर आता है। बाकायदा इसके बारे में डिटेल उपलब्ध है, आपको और जानकारी चाहिए तो पढ़ लेना। इजराइल ने इन देशों को बेचा हुआ है, ये इनका अपडेट है। आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चनिंग चलने लगेगी कि सर ये ऐसा तो नहीं है कि चाइना वाले पाकिस्तान को बेच दे, हमारा उसका भी इलाज है, हमारे पास S-400 उससे निपटने का ही युक्ति हमने बना रखी है। अब आओ S-400 पर। जब पाकिस्तान ने हमारे 15 ठिकाने टारगेट किए तो उनको न्यूट्रलाइज करने वाला S-400 ही था। S-400 और आकाश डिफेंस सिस्टम हमने ऑलरेडी लगा रखा है ऐसी मिसाइलों को टारगेट करने के लिए। अब S-400 में ऐसा क्या है? S-400 की खासियत यह है, वैसे तो ये 600 किलोमीटर की बात बोलते हैं, 400 किलोमीटर दूर से भी अगर टारगेट चला है तो ये चलते ही टारगेट को लॉक कर लेता है कि अच्छा वो टारगेट इधर की तरफ निकल गया है, ये उसको पहले ही रीच कर लेता है। और ऐसे में जब ये इसको रीच कर लेता है, ये हमने उससे रूस से खरीदा था S-400 मिसाइल सिस्टम, हमने बॉर्डर एरिया पर पहले ही इसको लगाया हुआ है कि उनकी तरफ से कोई मिसाइल आएगी हम उसको हवा में मिटा देंगे। इसकी 80% एक्यूरेसी है। 80% एक्यूरेसी हमने जांची कैसे, आपको जानकर आश्चर्य होगा। हमने अपने राफेल सुखोई मिराज इसके सामने उड़ाए। आप कहेंगे बातें कर रहे हो, मैं आपको न्यूज कटिंग्स दिखाऊंगा। अब राफेल सुखोई मिराज इसके सामने उड़ाए कि देखते हैं ये हमारे राफेल को पकड़ पाता है कि नहीं। तो S-400 की 80% एक्यूरेसी में यह बात पाई गई कि 80% ऑफ द टाइम ये टारगेट को कैच कर जाता है। इतना तेज उड़ते हुए 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को भी ये ट्रैक कर लेता है कि वो आ गया, ठीक है। तो ये अपने आप में एक उन्नत किस्म का फाइटर जेट है, वो डिफेंस सिस्टम है। इसमें जुगाड़ क्या होता है? इसमें सिस्टम यही होता है कि साहब आपने यहां पे बैटरी में बहुत सारे बम भर रखे हैं, इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड वही रडार सिस्टम लगा है, और ये अपने रडार से जब पहचान लेता है दुश्मन की मिसाइल या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता हुआ, तो ये ऑटोमेटिक यहां से अपने में से गोला बारूद निकाल के फेंकना शुरू कर देता है। ये अपने में से 5 से 10 मिनट शुरुआत में सेटल होने का एक बार समय जरूर लेता है कि हां भाई चलो अब हम सेट हो गए। उसके बाद ये बढ़िया से रडार से चीजें ऑपरेट करते हुए मारना शुरू कर देता है। 400 किलोमीटर की रेंज और अधिकतम बिल्कुल सर पर आई हुई 30 किलोमीटर की ऊंचाई को भी ये टारगेट कर देता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका जो ये एक ट्रक है ना, ये एक ट्रक 160 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रीड कर सकता है। अगर उसने एक साथ 15 लोकेशंस पर बम चलाए थे तो ये भाई साहब कहीं एक जगह खड़े होकर 160 उड़ते हुए मिसाइल को देख सकता है। अच्छा वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, सबको न्यूट्रलाइज कर दो एक ही बार में। और अगर एक ऑब्जेक्ट बच गया तो उसी ऑब्जेक्ट को ये दूसरी बार भी टारगेट कर सकता है। मतलब इसके अंदर ये वो है, इनबिल्ट कैपेबिलिटी है कि ये अपने साथ में 160 टारगेट्स को हिट करते हुए, 160 ऑब्जेक्ट्स को हिट करते हुए सेकंड टाइम भी तुरंत रीलोड हो जाता है और चलने लगता है। यही कटिंग इसकी 2024 की है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम शूट डाउन ऑलमोस्ट एंटायर एनिमी पैकेज इन टेस्ट। हमने बकायदा इसकी टेस्टिंग 2024 में खुद से करके देखी कि भाई रूस वाले तो तारीफ करते हैं, खुद का देखते हैं। तो ये जो ऑलमोस्ट है ना, उसकी एफिकेसी जो निकल कर आई वो 80% थी। लड़ाकू विमानों के केस में, बाकी बम के केस में बढ़िया न्यूट्रलाइज करता है। तो एक तरह से आप ये समझिए कि 400 किलोमीटर की रेंज अगर ये सुरक्षित कर रहा है तो ये फिर पूरी तरह से बॉर्डर पर अगर 3-4 सिस्टम खड़े कर दिए तो 1000 किलोमीटर के बॉर्डर पर सबकी सुरक्षा हो रही है। वो S-400 बढ़िया से करने में लगा हुआ है, ठीक है साहब। अब पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं कि सर जब हमारे पास ये है तो इनके पास क्या है। इनके पास ये चितकबरा सा जो आपको दिख रहा है यही है। पाकिस्तान इसे HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम कहता है और भारत ने इसकी जो लाहौर में खड़ी हुई ट्रक थी ना उसी को उड़ाया है। अब ये HQ9 क्या है? ये इसको फूहड़ कॉपी कहते हैं S-400 की। पाकिस्तान के पास
चाइना वालों ने बनाकर भेजी है, S-400 की नकल करते हुए। जैसे एस, अभी देख करके बाद में हंस लेना, बस आप एक बार के लिए ऐसे समझ लो, जैसे अपने यहां पर खड़ा हुआ ये सिस्टम दिख रहा है कि कोई भारी भरकम सा सिस्टम है, इनके पास देख करके थोड़ा सा और हंस लो कि कुछ तो बनाया है यार। ऐसा लग रहा है जैसे आजकल हमारे देश के अंदर ड्रम फेमस नहीं हो गए थे कि महिलाओं की वजह से पुरुषों में डर बैठ गया था ड्रमों को लेकर। ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही ये नीले ड्रम है जो ट्रक लेकर चल रहा है, इसी में मिसाइल सिस्टम लगा है। पाकिस्तान वाले इसे HQ-9AD के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कहा गया कि इसकी अधिकतम स्पीड 5180 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8 से 10 टारगेट को ये एक साथ हमला कर सकता है। 160 के मुकाबले ये 8 से 10 टारगेट कर सकता है। 125 किलोमीटर की रेंज तक ये मार कर सकता है। 125 किलोमीटर वहां रेंज है, यहां पर अभी आपने सुना तो साहब 400 किलोमीटर की रेंज है। अब इसकी रेंज, अब चूंकि ये बहुत सस्ता है, हमने बिलियन और डॉलर में खरीदा है और ये 1000 करोड़ के आसपास का माल है, तो पाकिस्तान को वही है, दान में मिला, खैरात में मिला हुआ सिस्टम है। अब खैरात में मिला हुआ सिस्टम इनके कितना काम आया वो आपके सामने है, इसी को हमने उड़ा दिया। अब एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रहा है, उसका विश्लेषण कर लेते हैं। ये एक भाई साहब हैं, पाकिस्तान से हैं, और पाकिस्तान में रावलपिंडी के बाहर, जहां पर एयरपोर्ट, जहां पर स्टेडियम के बाहर ये हुआ है धमाका, वहां पर ये भाई साहब अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये पाकिस्तान को बहुत भला बुरा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जहां से गुजर रहा हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, मैं इनकी भाषा बोल देता हूं। ये कह रहे हैं कि यहां पर डिफेंस फोर्सेस कह रही हैं आसमानी बिजली गिर गई है, आसमानी बिजली गिर गई है, और यहां आकर ड्रोन गिरा है, और इनका फियादीनी ड्रोन है जो भारत वालों ने भेजा है, और ये ड्रोन ना बताकर कह रहे हैं कि बिजली गिर गई, बिजली गिर गई। बोले शर्म आनी चाहिए इन लोगों। तो पाकिस्तानियों में कई पाकिस्तानी इस तरह के भी हैं जो पाकिस्तान को ही ट्रोल किए पड़े कि यार कम से कम बिजली का मतलब किस तरह से सेंस डिराइव कर रहे हो, मत करो ना। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं, जैसे कुछ ऐसी न्यूज भी थी ना आपके समझ में कि साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अल्लाह ताला फजल कर करके उसने पूरी तरह से यह बताया कि देखो हमने 5 फाइटर जेट गिरा दिए हैं, उनका हामिद मीर स्टेटस पर डाल रहा है। जिस संसद में यह कहा था ना, उसी संसद के सांसदों की तस्वीरें लेकर आया हूं। ये माननीय सांसद हैं जो कि संसद में रोने लगते हैं। हमारी कौम यहाँ है, मैं इन सबसे कहूंगा कि मिलके चलो और अपने रब से रुजू करो, मिलके चलो, रब से रिक्वेस्ट करो, मौला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। ये कहते हुए ये व्यक्ति रोने लगता है। अरे भाई, ये उस संसद की तस्वीरें हैं जिसके अंदर ये 8 मई की तस्वीरें हैं, फर्जी नहीं है, पाकिस्तान में पब्लिक हुई हैं ये, और ये व्यक्ति खुद रोते हुए कह रहा है कि हमारा भगवान, मतलब जो इनका अल्लाह अल्लाह के बारे में जो बातें कर रहा है कि हमने, ये तो एक तो इतना सारा मतलब क्रेडिट देकर अल्लाह को चल रहे होते हैं ना कि इनके शब्दों में आधे शब्द तो हटा के सुनना पड़ता है कि भैया पहले, क्योंकि ये देश वो है जिसने इस्लाम को ही देश का धर्म बनाया हुआ। ये भी मैं आपको एक तथ्यात्मक जानकारी दे देता हूं, भारत ने देश का कोई धर्म नहीं बनाया, हम सेक्युलर कंट्री हैं, इसलिए आप कभी भी हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कभी ईश्वर का नाम नहीं सुनेंगे कि राम जी चाहेंगे सो होगा, राम ने चाहा तो ये हो गया। हम इस तरह की बयानबाजी करते हुए नहीं पाए जाते। लेकिन इनके यहां पर चाहे सेना का अधिकारी हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो ये शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने इस्लाम को ही देश की पहचान बनाया हुआ है। और यही वो काम करना चाह रहा था आसिफ मुनीर। शुरुआत में वो जो भारत के साथ अपनी बातों को शुरू कर रहा था, 1 महीने पहले मैंने सेशन किया था, तब 2 नेशन थ्योरी पर जो वो बयानबाजी कर रहा था कि ये भारत जो है वो हिंदू हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, तो ये असल में गजवाहे हिंद की फिराक में रहने वाले लोग हैं कि साहब सबको मिटा दो, सबके ऊपर राज कर लो। तो बातें बड़ी हैं, अब क्या ही बोल सकते हैं साहब। आइए, अब मैं उन सभी, आप कृपया करके इस वीडियो को लेकर जाना अपने उन समस्त कम आत्मविश्वास वाले मित्रों को, परिवारजनों को, पड़ोसियों को, जिनके अंदर भारत को लेकर आशंका बनी रहती है कि भाई पाकिस्तान वालों ने तो हमारे 5 फाइटर जेट मार गिराए, कुछ कहते क्यों नहीं है। तो जिस संसद में इनके प्रधानमंत्री ने कल झूठ बोला था, उसी संसद में एक सांसद खड़े होकर, फिर से मैं तारीख दिखा रहा हूं, 8 मई की यह तारीख है, 2024 का आप सेशन देख रहे हैं, 2025 का सेशन देख रहे हैं। उसमें यह व्यक्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कल CNN के पत्रकार को इंटरव्यू देते समय हमारे रक्षा मंत्री ने कहा, उनसे पूछा गया कि आपने 5 फाइटर जेट मार गिराए तो कोई सबूत दो, तो सबूत में बोले कि जाओ सोशल मीडिया चेक कर लो। अरे बोले डिफेंस मिनिस्टर हो कि मजाक हो यार, जोकर आदमी हो क्या। तो मैं आपको यही बात रियलाइज करा रहा हूं, इनके सांसद सवाल पूछ रहे हैं।
जब सुना तो मैं हैरान हुआ। इस तरह के इंटरव्यू जब मैं सुना तो हैरान हुआ। कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? इनकी संसद में सरकार पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस तरह का जवाब कि सबूत है नहीं, और इस तरह के जवाब देकर ये लोग चले आ रहे हैं। हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था। हमारा डिफेंस मिनिस्टर इस तरह के इंटरव्यू दे रहा था। तो मैं अगेन आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने अंदर इस तरह की बातों को स्थान दें। और देखें साहब, ये एक और सांसद है, आप संसद तो पहचानना शुरू हो गए होंगे। इन्होंने घर में रखने वाले जो सोफे हैं वो संसद में रखे हुए हैं, पैसा कहीं तो खर्च करेंगे। तो फिलहाल एक और सांसद आते हैं और वो आकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के तो दिमाग में जंग सवार है, वो तो जंग करने ही निकला है। आरएसएस की आइडियोलॉजी बिल्कुल हिटलर वाली है। हमें अब आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें आज से नहीं, हमें बहुत आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। वो व्यक्ति तो पहले से ही युद्ध की सोचकर चल रहा था, उनकी तो प्लानिंग में था कि ये ऐसा करेंगे। तो अब आपको जब संसद के अंदर इतने गैर जिम्मेदार तरीके से अपने ही देश की संसद के आत्मविश्वास को लोग गिराते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं, तो अपना तो कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए। हालत यह है कि अब आसिम मुनीर के बारे में लोग सवाल करने लगे हैं कि कम से कम अब तो शर्म से अपना पद छोड़ दे। तेरे ही देश में इतना अंदर घुस घुस कर पहले आतंकी मार गए और उसके बाद में तुम्हारे यहां पर तुम्हारा डिफेंस सिस्टम फोड़कर चले गए, कुछ तो मान लो। आपको याद होगा मैंने कल रात के सेशन में एक जानकारी और दी थी। मैंने कहा ऊपर से छोड़ेंगे ये लोग पानी, कहां से छोड़ेंगे? सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वहां से पानी छोड़ेंगे। कराची में अभी समुद्री एक्शन शुरू नहीं हुआ है। अगर अब पाकिस्तान ने ज्यादा चिलपों की तो अब थर्ड जो एक्शन हमारा ऐड होगा। अभी डिफेंस सिस्टम उड़ा रहे हैं, अब उसके बाद में ये तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। मैंने कल कहा भी था आप सबसे, मैंने कहा था कि जल्दी ही सिंधु के जल के गेट खोल दिए जाएंगे। ये वही हैं जो 2 दिन पहले बगलिहार में बंद किए गए थे, ये आज दोपहर 3 बजे के हैं, दरवाजे खोल दिए गए हैं। ऐसे ही आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, रियासी के ऊपर जो सलाल डैम है उसके गेट भी खोल दिए गए हैं और गेट खोल करके पानी छोड़ना शुरू हो गया है। तर्क दिया गया है कि बारिश हो गई है इसलिए छोड़ा जा रहा है। बारिश समुद्र में बूंदों का क्या असर, ये तो आपके सामने है। इतनी भी कोई तेज तूफान नहीं आए हैं, पानी छोड़ना शुरू हो गया है और ये वो शुरुआत है। अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो ये गेट पूरे खुल जाएंगे पाकिस्तानियों, थोड़ा वो रहो। खैर, इसके साथ साथ आप देश के उधर के नेता देखें, उनका कॉन्फिडेंस देखें। अब हमारे रक्षा मंत्री का बयान देखें। रक्षा मंत्री ने आज शाम को ही एक कॉन्फ्रेंस में अपनी भाषण का शुरुआत किया। बस शुरुआत करते ही उन्होंने कहा कि हम अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए, बस इतना बोलना शुरू हुए माहौल पूरा तालियों से गूंज उठा। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म फोर्सेस ने कल जो कार्रवाई की है, कल जो कार्रवाई की है, इतना बोलने लगे, इसको इनके बाद इन्हें रुकना पड़ा क्योंकि सामने बैठी जितनी भी जनता थी वो तालियां रोक नहीं पाई, क्योंकि पूरा देश इस बात से गौरवान्वित है कि हमारी सेना ने जो अद्भुत साहस, पराक्रम और शौर्य दिखाया है ये काबिले तारीफ है और उसकी तारीफ, उसके ऊपर शंका करके हम उनको कमजोर करते हैं। और चलते हैं साहब, अब आपके सामने एक और तस्वीर है और उसका विश्लेषण इसलिए जरूरी है क्योंकि विक्रम मिस्त्री जी ने बकायदा इसका प्रिंट हाथ में लिया था, इसलिए इसका विश्लेषण सुन लीजिए। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने आज जो 2:30 बजे सेमिनार वो की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कि साहब एक फ्यूनरल जो आज मतलब पाकिस्तान में हुआ ये आतंकी है। असल में ये जो व्यक्ति आपको खड़ा हुआ दिख रहा है इसका कुछ नाम भी है, इसका नाम है, मैं लेकर आया था नाम, मैं भूल गया हूं। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? अब्दुल रऊफ नाम है, हाफिज अब्दुल रऊफ। हाफिज अब्दुल रऊफ यहां बैठा है, सेना के यहां पर बड़े अधिकारी खड़े हैं। आतंकियों को ये यहां पर लास्ट में क्या होता है, जो भी श्रद्धांजलि सांत्वना देने आया है, ऐसे में यहां पर ये पाकिस्तान का फ्लैग है और उस फ्लैग में लिपटे हुए आतंकियों को आप यहां देख रहे हैं। मतलब इस बात के और क्या प्रमाण चाहिए इस पूरी दुनिया को कि यहां के आतंकवादी, यहां की सेना सब साथ में। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सा आतंकवादी है? बाकायदा यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है ये। अब यूएन डेजिग्नेटेड, यूएन जिन्हें आतंकी कह रहा है, उनकी सेना उनके सम्मान में खड़ी क्योंकि उनके परिवार का कोई मर गया है। तो भाई हमारे देश के द्वारा यह जानकारी फिर से जनता के सामने साझा की गई कि लश्कर तैयबा का कमांडर है ये हाफिज अब्दुल रऊफ, और यहां पर ये जब खड़ा था तो इसके, और ये अमेरिका ने इसको 2010 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। मुंबई में जो 26/11 के हमले हुए और मुंबई जो सीरियल ब्लास्ट हुए उनमें ये सब में शामिल था। तो फिर से एक बड़ा सवाल दुनिया के सामने भारत ने खड़ा किया कि किस तरह पाकिस्तान लोगों को झूठ बोल रहा है। अब उसको तो देख लो,
तो यह बात अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। पाकिस्तान में कितने आतंकी मारे गए, जब यह सवाल पूछा तो फिर विक्रम मिस्त्री जी ने कहा कि देखो अभी कार्रवाई को 36 घंटे हुए हैं, अभी बहुत से जवाब देने हैं, बहुत सी जानकारियां आनी है, इतना जल्दबाजी में हम नहीं दे पाएंगे। भारत के विदेश मंत्री ने ईरान की तरफ से आए हुए विदेश मंत्री को अपनी तरफ से यह जानकारी जरूर दे दी थी। क्या जानकारी दे दी थी कि देखो साहब, अगर हम पर हमला किया, आपको मालूम होगा ना, दोपहर वाला सेशन देख लेना, मैंने अपनी पाठशाला पे किया था, मैंने वहां पर बताया था कि ईरान की तरफ से मतलब दुनिया का कौन सा देश किसके साथ है, हमने वो जानकारी उसमें दी थी। खैर, ईरान की तरफ से विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री ने उनके सामने ऑन कैमरा सबसे सामने कहा कि देखो सर, हमने पहले जो किया वो उनको सबक सिखाना था, आतंकियों ने हमारे देश के अंदर दिक्कत खड़ी की थी। अब अगर वो हम पर हमला करते हैं, हम शांत रहने वाले नहीं हैं। हम साफ कर देते हैं, हमारा पहला हमला जो था 9 ठिकानों पर, वो नॉन प्रोवोकेटिव था, किसी को उकसावा देने वाला नहीं था। लेकिन अगर ये मानते ही नहीं है तो साहब फिर हमें तो इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो भारत ने अपनी तरफ से इनके माध्यम से ईरान को, बेचारे को साथ साथ सही तरीके से समझा दिया। ये आए थे अमन का पैगाम लेकर के, लेकिन इनको संदेश साफ देकर भेजा गया है कि देखिए आपकी बात सही है, लेकिन हम जवाब दिए बिना नहीं रह सकते। साथ ही साथ भारत ने अब पाकिस्तान के कोई भी धारावाहिक, चाहे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हो, गाने हो, जो भी हो, उन सबको भारत में कुल मिलाकर कर दिया है बैन। तो ये थे भाई साहब आज तक के कंप्लीट समाचार। और कोई भी चीज अपडेटेड होगी तो आपको आने वाले दिन फिर से मिल जाएगी। आप सबसे गुजारिश बार बार एक ही बात की है कि फर्जी खबरों को इधर से उधर प्रसारित ना करें, देश पर विश्वास करें, देश की सेना पर विश्वास करें, और आपका विश्वास ही असल मायने में हम सबकी ताकत है, यह अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ये तो हो गया संदेश। अब दूसरी बात यह है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब में 0.21 सेकंड का समय लगता है, ये मैंने करके नहीं देखा, मैंने कहीं से सुना था, वो आप करके देख लें, तो आपको भविष्य में जब भी कोई मेरा सेशन आएगा उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है साहब, इसके साथ साथ फिलहाल के लिए तो जो भी है, हाँ एक चीज तो मैं बताना ही रह गया, अमेरिका ने भी अपने अमेरिकियों को कहा है कि भैया लाहौर छोड़ के निकल जाओ क्योंकि टेंशन बहुत है। तो यूएस एम्बेसी ने पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्सुलेट है वहां पर लोगों को समझाया है कि छोड़ दो, वहां दिक्कत बहुत है, क्योंकि इंडिया लाहौर में धमाके कर रहा है। आसिफ मुनीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लोगों को मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग उसकी बहुत मजाक बना रहे हैं। कुल मिलाकर ये सारी चीजें हैं। भारत ने फिलहाल के लिए 27 एयरपोर्ट्स को टेम्परेरी शट कर दिया है। 27 एयरपोर्ट जहां पर टेम्परेरी बंद किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि अभी हम आने वाले समय में जो दिक्कतें हैं उनको मान रहे हैं, अभी हम पूरी तरह दृढ़ता से हैं। आप सब भी सरकार की तरफ से आने वाले संदेशों की पूर्णता से पालना करें। फिलहाल के लिए इतना ही है, ठीक है। हाँ, एक और जरूरी जानकारी, इस रविवार सुबह 11 बजे, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन एक सलाह हमेशा जरूरी होती है, और वो ये कि उम्र के हिसाब से निवेश कहां किया जाए। निवेश कहां किया जाए से मतलब है कि आप स्टॉक्स में करें, जमीन में करें, नॉलेज में करें, स्किल्स में करें, कहां अपना निवेश सबसे बेहतर हो। इसके लिए हमने एक मास्टर क्लास रखी है, एक आपके लिए सेमिनार रखी है, आप उसे ज्वाइन करें। वो ऑनलाइन है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर यह सेमिनार होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार है, आप इसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे इस बहाने वहां पर वार्ता भी होगी, आपके कमेंट्स के वहां पर जवाब भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी साथी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है, उसे लगता है कि ऐसे टाइम पर मुझे किस तरह से न्यूज का एनालिसिस करते हुए स्टॉक्स में कहां निवेश करना सुविधाजनक रहेगा, तो लगभग 200 स्टॉक्स का कंपैरेटिव अध्ययन करते हुए हमने पोर्टफोलियो बिल्डिंग और मैनेजमेंट कोर्स लॉन्च किया है। बातें बाजार की पर उपलब्ध है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आपके साथ ये उपलब्ध रहेंगी, बेहतरीन कंटेंट के साथ ये जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा यदि आप में से कोई साथी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट कोर्स अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है। इसके वीडियो सैंपल्स भी उपलब्ध हैं। अपनी पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी इसके वीडियो सैंपल्स उपलब्ध हैं, आप उसे देखें और जाकर के इस कोर्स में एनरोल करें। बेहतरीन कंटेंट है, दुनियादारी को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। इसके साथ साथ ही अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स अपने घर मंगाना चाहते हैं, वो भी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, शुभ रात्रि।